जी अल्लामा साहब, आपकी तरफ आता हूँ, बताइए, सवाल वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इसके अंदर मैं सबसे अहम बात जो करना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले हमारी सोच का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, तो हम माशरे को साफ़ रखने की भी कोशिश करेंगे और सारे मामलात में बेहतर होगी। इसके लिए मैं एक मिसाल, जैसे आपने एक मिसाल दी, मैं एक दो बातें सुनाना चाहूँगा इस हवाले से। जैसे क्योंकि मेरा ख़ुद का ताल्लुक़ दरगाह सखी अब्दुल वहाब जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जानते हैं, बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जी मौजूद है। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जगह से गुज़र रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो जैसे बैट बॉल खेलते हैं उस दौर में भी कोई इस तरह का गेम होगा, तो वो एक बच्चा भागता हुआ आया और उसने आकर कहा कि हज़रत मेरी बारी आ गई है, आप मुझे बाज़ार से चीज़ ख़रीद के ला देंगे। तो अब वो इतने बड़े आलिम और उनके इतने शागिर्द और इतने मुरीदीन, उनके बीच में आके कोई बच्चा कह रहा है आप मुझे चीज़ ख़रीद के ला देंगे, तो कुछ लोग रोकने के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने इशारा किया नहीं रुक जाओ। उन्होंने उससे पैसे लिए, चीज़ ख़रीदी बाज़ार से और उसको ला के दी। इतने में दूसरा बच्चा आया, उसने यही कहा, आप उसके लिए भी। ऐसे कई बच्चों के लिए आप एक एक करके चीज़ ख़रीद के लाते रहे। बाद में लोगों ने कहा हज़रत हम इतने सारे लोग यहाँ मौजूद थे, आपसे मोहब्बत करने वाले मुरीदीन खादिमीन सब मौजूद थे, किसी से ही मंगवा लेते, आप बच्चों की बातों पे जाके ले गए। बोला आप देखिए, सोच अगर पॉजिटिव हो ना तो कितने फ़ायदे होते हैं। तो आपने फरमाया कि तुम्हें पता ही नहीं मुझे इस बात में कितना मज़ा आ रहा था। तो उन्होंने कहा आपको मज़ा क्यों आ रहा था? कहा ये सोच कर मज़ा आ रहा था कि ये मेरे रब का करम है कि बड़े तो बड़े बच्चों की भी ज़रूरत के लिए अल्लाह पाक ने मेरे पास, क्या बात है, क्या बात है, बच्चों की ज़रूरत पूरे करने के लिए भी अल्लाह पाक ने मेरे पास भेजा है। तो अगर इंसान की सोच पॉजिटिव हो ना कि भाई ये कोई काम छोटा नहीं होता, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा तबका है हमारे यहाँ के जो सफाई करता है और नहीं हमसे हमारे यहाँ तो मैं तो तबकों को मानता ही नहीं हूँ। नहीं, मेरा मकसद वही है कहने का कि अगर कोई सफाई की बिल्कुल फील्ड सही में कह होता रहे है तो लोग ये समझते हैं कि यार ये कोई तबका है और ये हमसे निचला है। ऐसा नहीं है, जबकि इस्लाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हज़रत अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाया था। तशरीफ़ फरमाए हैं, अस्वद कहते हैं सियाह रंग को, जैसे हिजर अस्वद सियाह पत्थर, बिल्कुल। तो उनके कलर की वजह से लोग जो है ना वो उनके साथ बदसलूकी करते थे, बद अखलाकी से पेश आते थे। तो वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आके अर्ज़ करते हैं अगर मैं इस्लाम में आ गया तो मुझे इस्लाम क्या देगा? हुजूर फरमाते हैं उसी सफ़ में खड़े हो गए जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली खड़े होते हैं। क्या बात, उसी सफ़ में खड़े हो गए जिसमें ये सब खड़े होते हैं। इस्लाम में आओगे तो सब एक ही तरह है। और फिर इसी तरह एक हमें बहुत अच्छा सबक मिलता है कि खलीफा वक्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला, ये मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर गुजरे ना। आप एक जगह से गुजर रहे हैं, वक्त के खलीफा हैं, बादशाह हैं, एक जगह से गुजर रहे हैं, एक शख्स के पैर लगा, अंधेरे का वक्त था, तो उस शख्स ने जो है ना गुस्से में कहा अंधे हो गया। तो आपके गार्ड्स को गुस्सा आ गया, तो आपने सारे गार्ड्स को रोक दिया, कोई कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने कहा इसने बदतमीजी की है। तो आपने कहा बदतमीजी कहाँ की है? इसने तो मुझसे पूछा है कि आप अंधे हैं, इसमें बदतमीजी किस बात की है? तो अगर सोच पॉजिटिव हो ना, अगर हम लोगों में अच्छा जब ये सोच मिसालें पैदा आती हैं ना, तो आप उमर बिन अब्दुल अजीज की मिसाल दे रहे हैं, मतलब आप सोचिए हमारे यहाँ ऐसा कौन है? हमारे यहाँ तो अगर किसी से ऊंची आवाज में बात कर लो तो वो आपको ये बताता जरूर है कि तुमने मुझसे बात की, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, हालांकि कर कुछ नहीं सकता। वो एक बड़ा अच्छा लतीफ़ा है, वो दो दोस्त आपस में मिलते हैं, ये हस्बैंड्स के लिए है, तो दो दोस्त आपस में मिलते हैं और जिस किस्म की वो बातें करते हैं तो बड़े मौके, क्योंकि शादी के बाद पाबंदियां भी लग जाती हैं, भाई इतने बजे घर आ जाया करो, तुम पता नहीं क्या कर रहे होगे, किन लोगों में उठने बैठने लगे हो, पहले तो बिल्कुल ठीक थे, अब आजकल तुम्हारे पर निकलने लगे हैं, मेरी ही किस्मत थी जो तुम्हारे साथ निभा कर रही हूँ और तुम इस ज़मीन पे सिर्फ मेरे लिए आए हो, अगर कोई और तुम्हें देखेगा तो तुम तो क्या, खैर जाने दीजिए, आगे की बात करते हैं। तो वो दोनों दोस्त आपस में ना बैठ के बात कर रहे थे, तो एक कहने लगा तुझे पता नहीं तेरे भाई ने क्या किया है रात को, तुझे मालूम नहीं तेरे भाई ने क्या किया? तुझे कहा यार तू छोड़, तुझे पता नहीं तेरे भाई ने क्या किया। अच्छा। हालांकि दोनों भाइयों को पता था दोनों ने कुछ नहीं किया था, दोनों सिर्फ दिल की तसल्लियां दे रहे थे। ये जो दिल की तसल्लियां हैं हमारे सियासतदान बहुत देते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
आप लोगों से सवालात हैं। बात संजीदगी से निकल के मज़ाह में चली जाती है, लेकिन यकीन जानिए अगर हम सफाई को अपना लें, किरदार की सफाई को अपना लें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ब्रेक। once again जी, वेलकम बैक। तो ये जो हमारे रवैये हैं, मैं आप तीनों से जवाब चाहूंगा। कहते हैं माँ की गोद पहली तरबियत गाह है। तो ये जो इतने चैंपियन बच्चे होते हैं, जो हर तरफ गंदगी फैलाते रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वालिद भी हैं, लेकिन वालिद को चौथा बच्चा या दूसरा बच्चा कंसिडर करती है ना ख़वातीन। वो कहती हैं मेरे एक नहीं, मेरे अगर किसी के 2 बच्चे, मेरे एक नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं। बताइए। ये असल में बात वही आती है कि मैं अपने बच्चे भी संभालूं और अपने सास का बच्चा भी संभालूं। सुभान अल्लाह। तो हमारे बच्चे बेसिकली है कि हम उनको जुमला अच्छा है, मैं अपना बच्चा भी संभालूं और अपनी सास का बच्चा भी संभालूं। तो वो जो मैंने पहले ये बात की थी कि जब हम एक चीज़ कर रहे होते हैं, असल में आजकल हम ओवर प्रोटेक्टिव मदर्स हो गए हैं, हम अपने बच्चों को कुछ करने देते ही नहीं हैं। ठीक है, हम वो बच्चे हमारे इतने बड़े हो जाते हैं, हम तो अपने गोदों में ले लिए फिरते हैं 8-10 साल के बच्चे, कि कहीं ये बच्चे को चोट ना लग जाए। बच्चा खाना हम अपने हाथ से खिला रहे होते हैं, माँ कुर्बान, माँ सदके, बस ये हमारी मतलब हमने एक बना दिया है। अगर हम अपने बच्चों को, जैसे वो पहले बच्चे थे कि इतने काबिल हो गए कि अब वो चलना फिरना शुरू हो गया, उनको गली में छोड़ दिया, बच्चों के साथ खेले, उनकी ह्यूमैनिटी भी डेवलप हो जाती है, वो आगे उनकी जो सोर्सेज है, वो उनके ब्रेन है, वो भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये किया कि नहीं, अब लेकिन आई थिंक डिबेटेबल है ये बात, बिकॉज पहले माशरा भी मुख्तलिफ था, अब माशरा बहुत मुख्तलिफ है। अब मुझे लगता है जी, लेकिन अब हमने क्या किया कि एक सोलो फैमिली Overprotect. होने गए हैं ना। बिल्कुल सही, पहले बिल्कुल वो सही। जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे कि हाँ। तरबियत सबके हाथों में होती थी। अब बिल्कुल ये है सही। कि हम सब ने अकेले सोलो ही अपने, और मदर भी मोस्टली वर्किंग वुमेन होते हैं और फादर का भी यही हाल होता है। तो एक मदर पे या फादर पे, मतलब मैं नहीं समझती कि एक पे ही हम ये सारे burden डाल सकते हैं। आजकल बच्चों के टीचर कौन है? मोबाइल फोन या माँ बाप? मोबाइल फ़ोन मोबाइल सबसे बड़ा वही। जी, क्या कहती हैं आप? बच्चों के लिए ना दोनों यानी कि पेरेंट्स और टीचर्स, मुझे अभी तक याद है आई वॉज इन 8th ग्रेड और हमारी टीचर ने कचरा फेंकना हमें किस तरह से मना किया। वो इतना प्रैक्टिकल चीज़ थी कि वो मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि अगर आप लोग देखें ना कि कहीं कचरा बहुत सारा जमा है, उसमें हम फेंकते हुए हमें इतना गिल्ट फील नहीं होता है ना, साफ़ जगह पे शायद फिर हमें थोड़ा लगता है। उन्होंने कहा जब कचरे वाली जगह पे भी कचरा फेंको ना, तो ये बात याद रखना कि अब इस कचरे के ढेर में तुम्हारा भी हिस्सा शामिल हो गया है, तो वो Very सोच के nice. फिर मत फेंकना। Very तो ये है कि अब परसों की बात है, मेरी बेटी ने खाना खाया, शी इज़ जस्ट 4। उसने खाना खाया और वो टेबल से उठ के चली गई। उसको था शायद मामा क्लीन करेंगी। मैंने उसको वापस रूम से बुलाया, मैंने कहा मैंने आपने खाना खा लिया? शी सेड यस। मैंने कहा ये प्लेट उठाइए और अपनी जगह पर रखिए। तो हमारे, और दूसरी चीज़, हम सिर्फ बच्चों को डिक्टेट करते रहेंगे ना, उससे वो कभी नहीं सीखेंगे। बच्चा वो सीखता है जो आप कर रहे हैं, बच्चा वो नहीं सीखता जो आप कह रहे हैं। तो इन 2-3 बातों की हमें बहुत ज़रूरत है। जी डॉक्टर साहब। अभी हम जापान की बात कर रहे थे, तो उसमें जिस वक्त स्कूलिंग वो स्टार्ट करते हैं, तो उसमें एक चीज़ अगर आप देखें उनके निज़ाम में ये शामिल है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की सफाई भी उन बच्चों से करवाई जाती है। ठीक है। अच्छा, हमने की है, मैं सेंट एंथनीज में पढ़ा हूँ, हम करते थे। हम भी करते थे। जी जी बिल्कुल। मैं सऊदीया में मेरी स्कूलिंग हुई है, और इवन अभी जो आप बात कर रहे थे, मैं क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन अमेरिका से थी, तो आपकी ना सबसे पहले वो जो एक होती है ना, जब आप डॉक्टर बनते हैं और आप स्पेशलिस्ट बन गए, तो शायद जाते ही अब आपको वो टेबल मिलेगी, चेयर मिलेगी, वेलकम होगा। जब वो जाते ही सबसे पहले आपका रेजिडेंट आपको कहते हैं ना कि साफ़ करो सब, तो आपके एक दफ़ा आप आते हो नीचे। हमारे साथ मसला ये होता है कि हमारी पैदा होते ही, अब इस वक्त काफ़ी हद तक घरों के अंदर ये चीज़ आ गई हुई है कि आधे से ज़्यादा काम आपकी काम वालियाँ कर रही हैं, आपकी माएँ करके दे देंगी, आपकी बहनें करके दे देंगी, या आपको कोई ना कोई फैसिलिटेट कर रहा है। हम इतने ओवर पैम्पर्ड खुद भी हो जाते हैं और अपने बच्चों को कर देते हैं कि हम तकरीबन काफ़ी हद तक उनको मफलूज कर देते हैं। और फिर जब उनको काम खुद अपने ऊपर करने पड़ते हैं, तो या तो वो दूसरे इंसान की ज़िंदगी मुश्किल बनाते हैं, या वो सारी ज़िंदगी अपनी इंतहाई वो उनकी आप कह लें कि एक तरह से बिल्कुल वो किसी तरह से मुतमईन नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, उनकी ज़िंदगी से शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी, लोगों से शिकायतें ख़त्म नहीं होंगी, और ये वो रवैया आते आते, क्योंकि हमने वो सीखा ही नहीं है कि हमने कुछ करना है, हमने ये देखना है कि हमारे लिए दूसरा साफ़ करके देगा, हमें दूसरा पानी पिलाएगा, हमें हमारे कपड़े कौन इस्त्री करके देगा। आप उन स्कूल्स में देखें, जापान के इस वक्त वही बात है, सोशल मीडिया हर इंसान की सस में है, उनके बच्चों को स्कूल के अंदर कपड़े इस्त्री करने की ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं दी जाती, बिल्कुल दी जाती। इवन बटन लगाने की, टांके लगाने की, ये लड़कों को, लड़कियों को, बच्चों को, बच्चियों को, सबको ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। आप हमारे यहाँ मैट्रिक के बच्चे को कहें कि वो बटन लगा के दिखाए, हार्डली, मेरा ख्याल है शायद कोई 2% भी कोई लड़का शायद हार्डली ऐसा होगा जो ऐसा कर सकता होगा। हमने सिर्फ सफाई को, बहुत सारे कामों को एक क्लास तक महदूद कर दिया है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत अच्छा, चीज़ है। एक सवाल मैं आप पांचों से करना चाहता हूँ। हम सब बाहर जाते हैं और हम सब बाहर जाके कहीं ना कहीं रेडी पे खड़े होके खाते भी हैं, ठीक है? अब या रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाते हैं, प्लेट्स गंदी, जब उनको प्रॉपर्ली धोया भी नहीं जाता, उसी के अंदर वो दोबारा डाल के उसके किनारे पे लगा होता है, आपको ले आते हैं और आप खा भी लेते हैं उसको, और आप ठीक भी रहते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी वैसी हो चुकी है। अगर आप कहीं किसी जगह से गन्ने का शरबत पी लें तो वो जो ग्लास है वो उसी गंदे पानी से धुल रहा होता है, और उसके बाद इट्स रियलिटी। ऐसा नहीं है कि रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है हमारे यहाँ। और बहुत, चलिए पेपर कप्स तो अभी आए हैं ना, लेकिन आज भी बहुत मेजर पोर्शन ऐसा है जहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी किसकी है, उनको ये सीख देने की और ख़ुद को ये सीख देने की कि नहीं, ये चीज़ें भी बेहतर हो सकती हैं? बिकॉज अगर आप बाहर के किसी मुल्क में जाएं, छोटी छोटी ये जो ठेले हैं, इस किस्म के जो छोटे छोटे फूड कार्ट्स हैं, ये पूरी दुनिया में हैं, सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरे यूरोप के अंदर है, पूरे अमेरिका के अंदर है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, सब जगह है। और लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि वहाँ पर सफाई का इंतज़ाम होता है, सिवाय हमारे। दोबारा फिर वही वाली बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जब माशरे में, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जी जी जी, तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनमें फूड इंस्पेक्टर्स तो मौजूद है ना। सर ग्राउंड की एक और बात, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। आप मुझे कहीं और ले जाते हैं, आप जुमले ऐसे कहते हैं कि फूड इंस्पेक्टर्स तो मौजूद हैं, मैं कहीं और चला जाता हूँ, रियली सॉरी। ग्राउंड पे अगर पानी खड़ा हो जाए तो 3-3 साल पानी खड़ा है, खड़ा रहेगा। मैं लाहौर के ऐसे एरिया से वाकिफ हूँ जहाँ बारिश हुई है और 3 महीने तक पानी, लोग ईंटें रख के उस पर जा रहे हैं। बारिश होती है तो हमारे यहाँ घर के अंदर गटर का पानी मिल के आ जाता है, पीने का पानी में आ जाता है। एग्जैक्टली। तो ये जो हुकूमत की तरफ से जिम्मेदारान है, फिर माशाल्लाह लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी है हमारा पूरा, उसके अंदर भी काउंसलर से लेकर और सारा अमला भी मौजूद है। छुट्टी पे है? छुट्टी पर होता है? नहीं, अमला छुट्टी पे है, मैं जानना चाह रहा हूँ, छुट्टी पर, हाँ, क्योंकि काम करते हुए तो मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, नियतों की छुट्टी है। तो वो आप देखिए ना कि आखिर क्या सबब है। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि चलिए मैंने अपना घर साफ रखा, बिल्कुल, अपने दरवाजे के सामने भी सफाई रखी, मेरे दरवाजे पर भी कोई कचरा लाकर नहीं डालता, चलिए यहाँ तक भी सही है। आप सिर्फ मेरे दरवाजे को और मेरे घर को तो आप एक जनरलाइज करके पूरा माशरा नहीं बना देंगे ना। पूरा माशरा तो वो है ना जो असल है, जिसमें मैं जाता हूँ। वही वाली बात है कि आप छोले खा रहे हैं बाजार में खड़े होकर, आप सीरियस ऐसी बीमारियां लेके चल रहे होते हैं अपने साथ। किसी को हेपेटाइटिस होता है, सर लेकिन हमारे यहाँ बीमारी में कुछ नहीं होता। मैं आपको सच बता, हमें हो ही कुछ नहीं सकता। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, वो इम्यूनिटी ऐसी बिल्ड हो गई है, हम बहुत हैरत अंगेज लोग हैं। मकसद ये हुआ कि अगर आपकी बात को तस्लीम कर, नहीं गलत है बात, तस्लीम क्यों करें, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर बात को आपने तस्लीम कर लिया जाए और इसके बाद बफर से महाल कैफियत ये हो कि सफाई आ जाए, हम बीमार हो जाएंगे। ये हम बीमार हो जाएंगे असल में, बस मैं आपको बता, हम बीमार हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि हम एक ऐसे, डॉक्टर साहब, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ जुम्मे को अगर आप मर जाएं तो आप जन्नती हो जाते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, मैंने लोगों से, बड़े नेक आदमी थे, जुम्मे को कैसा जुम्मा मिला है। वो एक हाथ से मोटर बाइक चला रहा था, दूसरे हाथ से उसका यूँ वो फ़ोन पे बात कर रहा था और निकल गया आसमानों की जानिब, और तुम कह रहे हो जन्नती आदमी। उसने 2 बच्चों को मारा, किसी की टांग तोड़ दी, खुद भी निकल गया। मैं ये नहीं, हम खुदा का, और अपनी ख़वातीन से मैं कहता हूँ, बहनों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता, ये जो
इनको आप कर्तव्य सिखा देती हैं ना, और जो ये आप कहती हैं ना कि नहीं अभी फ़ोन उठाओ क्योंकि मैंने किया है, जिंदगियों से खेल रहे हैं आप। आपके रोमियो को कोई नहीं लेके जाएगा, वो आप ही का है, आप ही का रहेगा। वो बेचारा कस्बे हलाल के चक्कर में निकला हुआ है, उसके कंधे पे बैग है जिसमें खाना भरा हुआ है, वो नौकरी के लिए जा रहा है। इधर फोन की घर, तुम तो कहीं जंग पे गए हुए थे। नहीं भाई, मैं काम कर रहा था। यूं यूं जा रहा है वो, और यूं ही एक्सीडेंट होता है। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, इट्स वेरी सैड। और आप टेक्स्ट क्यों करते हैं? गाड़ी चला रहे हैं टेक्स्ट कर रहे हैं, क्यों? गाड़ी चला रहे हैं फोन पे बात कर रहे हैं, हादसात होते हैं, मरते हैं लोग। नो प्लीज डोंट रिस्क योर लाइफ, डोंट रिस्क अदर्स लाइव्स, प्लीज डोंट डू दैट। अल्लाह हाफ़िज़। आपका जवाब? जी, मैं इस हवाले से, हमारे हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, शेख अब्दुर्रहमान सोहरवर्दी साहब। उनके एक मुरीद ख़ास हैं, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करें, बीमार भी हैं, आमीन। सैयद शबीर शाह साहब। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब अपने पीर साहब की सोबत में आया तो उन्होंने आते ही मुझसे सबसे पहली बात जो हम लोगों से की वो ये की, हमें समझाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए, कि बेटा सबसे पहले एक तो कोशिश करो कि बाहर जो है ना होटलों पे ना बैठा करो, जो एक माहौल ख़राब तरीके से जो होता है उस हवाले से। और कहा कि अगर कहीं बैठ के चाय पीनी हो ना तो होटलों पे बैठ के चाय नहीं पिया करो, क्योंकि जो आपने भी बात की उससे मुझे याद आया जी, जी। कि एक ही पानी के अंदर वो कप डलते रहते हैं और उसी का, तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ऐसा ना करो, क्योंकि जब तुम इस तरह से गंदे कपों में जो है वो चाय पीते हो तो इंसान की जो एक रूहानी ज़िंदगी है, जो इबादत का ज़ौक़ शौक़ है, कहा वो मुतासर होता है। अच्छा, ये एक दूसरा पहलू है। उन्होंने पॉइंट बयान किया। उन्होंने कहा ये चीज़ें मुतासर होती हैं क्योंकि अल्लाह जल्ला वाला सफाई को पसंद फरमाता है। कोई शक नहीं। और फिर एक मिसाल देखिए, जुम्मे का दिन ख़ास तौर पे नबी करीम अलैहिस्सलाम किस तरह इमाम फरमाते, गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते, बिल्कुल कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम जुम्मे के दिन ये सारी चीज़ें करके मस्जिद में जाते हैं, और ये पसंद भी ये किया गया कि जुम्मे के लिए जब जाओ तो उसी वक्त गुस्ल करके जाओ, ताकि उसकी ताजगी, उसकी सफाई तुम्हें महसूस हो कि मैं अल्लाह की बात कथा कलामी माफ। एक बात यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ हसन भाई, मुझे ये बताएं, वो तो जाते हैं हम, फिर गाड़ी अपने बाप की जगह पे पार्क करके क्यों चले जाते हैं? जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, गाड़ी छोड़ के इतनी फुर्ती से जाता है कि अगर ये नहीं पहुंचा टाइम पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब इसे, और मजे की बात है उसे इस बात की फिक्र नहीं है, और दूसरों को बता भाई भाई एक मिनट अभी अभी आया। अरे नहीं, देखिए इसके अंदर ना साहिर भाई फिर वही वाली बात है कि सबसे पहले हमें दीन को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना, अब हम कुरान शरीफ में आता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला, उनका रास्ता जिन पे तेरा इनाम हो। इनाम किन पे हुआ? अंबिया पे, शुहदा पर, सालिहीन पर, इन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अच्छा आप मुझे बताएं कि हम बुज़ुर्गों का नाम भी लेते हैं, सहाबा का भी नाम लेते हैं, अहले बैत अथार का भी नाम लेते हैं, और औलिया उम्मत का भी नाम लेते हैं, इमाम आज़म का भी नाम लेते हैं, हुज़ूर गौसे आज़म का भी नाम लेते हैं, और बुज़ुर्गों का भी। क्या इनका नाम लेने वाले 90% लोग भी ऐसे मौजूद हैं कि 10% भी ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा हो कैसे गुजारी? अगर नहीं पढ़ा तो इसका मकसद ये है कि जो कहीं ना कहीं कमी है ना, कहीं ना कहीं कमी है, बिल्कुल। ठीक है। फिर हमारे यहाँ रमज़ान शरीफ आता है, एक बात है, रमज़ान शरीफ आया, लोग माशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ को जितना पढ़ा जाए सवाब का काम है। देखिए हमारे बहुत बड़े मुफस्सिर बुज़ुर्ग गुजरे हैं पाकिस्तान के, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहब रहीमहुल्लाह, हज़रत जानते हैं कितना बड़ा उलमा में उनका मकाम है। मुफ्ती साहब ने लिखा है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक आयत की तफसीर पढ़ना 1 लाख कुरान पढ़ने से बेहतर है। एक आयत की तफसीर, और उसकी दलील आपने ये दी, कुरान आया क्यों है? कुरान आया तुम्हें सबक देने के लिए, हिदायत देने के लिए, इसलिए थोड़ी कि बस आप अरबी पढ़ें, और वो पढ़ना चाहिए लाजमी, उसका सवाब है, लेकिन जो कुरान की तालीम है उसके वाले से आपने क्या? मैं आपको एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं जब जिम में होता हूँ या वैसे गाड़ी में होता हूँ तो मैं कुरान करीम की जो तर्जुमे हैं मैं उसको सुनता हूँ, अंग्रेज़ी या उर्दू जो उस वक्त अवेलेबल होता है वो सुनता हूँ, और ये एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। ये वो एक्सपीरियंस है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं है। मेरी कोताही है कि मैं अरबी समझ नहीं पाता, पढ़ लेता हूँ समझ नहीं पाता। तो
अरबी में तो सुन ही लिया आपने, कुरान और पढ़ भी लिया, लेकिन आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप उर्दू अंग्रेज़ी जो आपको आती है आप उसमें समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें, सबसे मेन जब तक आप वो नहीं करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं। जी, तो अब हम बात कर रहे थे, पहले आप तीनों से एक सवाल है, अब मैं 2-3 ऐसे सवाल करूंगा जो इख्तिसार से मुझे जवाब चाहिए होगा, मुख्तसर जवाब दीजिए, और ताकि वो सवाल, और ये पाकिस्तानियों के सवाल हैं। क्या हम पाकिस्तान को अपने घर की जागीर समझते हैं? बिल्कुल खुल के बोलिए, कोई मसला नहीं। यूँ समझिए कि हम अपनी जागीर समझते हैं इसको। एक छोटा समझिए ये है कि जब हम सैनिटरी वर्कर्स की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो हमारी है कि सैनिटरी वर्कर्स के लिए हमने अपॉइंट करने होते हैं नॉन मुस्लिम्स को, हम मुस्लिम्स को अपॉइंट नहीं करते। लेकिन इससे पहले ये था कि मुस्लिम्स अपॉइंट होते थे। तो एक वाक़या ऐसे हुआ कि गटर उबल रहे थे, तो किसी ने साहब ने कहा कि ये गटर साफ़ करे कि सर मैं तो नहीं कर रहा क्योंकि मैं तो मुस्लिम हूँ। तो उसके बाद से ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि अब अगर कभी सैनिटरी वर्कर्स की अपॉइंटमेंट होगी तो उस पर सारे नॉन मुस्लिम होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे, कि मुस्लिम ने कहा है कि हम तो गटर्स में उतरते ही नहीं हैं। तो ये समझिए कि अगर हमारी सफाई का लेवल, हम अपने घर में भी ये है कि अपने घरों की भी तो सफाई कर रहे होते हैं। तो ये है कि पाकिस्तान को जागीर समझा है इस लिहाज से कि जागीर को ये बात इंतहाई संजीदा हो जाएगी और मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। तो जागीर को अल्लाह उड़ाने ताला वाला ना कीजिए, इसको हमारे संभालने वाला हालों अगर पर बने। रहम करे, और कोई बात नहीं, हमारे हालों पर रहम करे। ये वही बात है, वैसे तो अमेरिका बहुत बुरा है, पर डॉलर लेते वक्त हमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बहुत बुरा है अमेरिका, लेकिन वीजा लेते वक्त हमें बुराई नजर नहीं आती। डंकी मार मार के जाते हैं हम। यूरोप बहुत बुरा है, उसका कल्चर बहुत बुरा है, वेस्ट तो हमें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। जाते क्यों हैं? ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे और सुनेंगे नहीं सच अपना, तब तक माशरा ऐसे ही रहेगा। हाथ जोड़ता हूं, जो अल्लाह ताला के काम है वो उसी पे छोड़िए। कौन अच्छा है कौन बुरा, ये मेरे आपके सोचने की बात नहीं है। जब मेरे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हर काम खुद किया, और बचपन में 3री-4थी क्लास में आपको एक सबक पढ़ाया जाता है, प्रोफेसर, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो लेबर क्या है? डिग्निटी। आज जो कौमें तरक्की कर रही हैं वो इस वजह से तरक्की कर रही है क्योंकि ना हमारे तरीके अपनाए में। नो, हमारे तरीकों से कोई तरक्की नहीं कर सकता। आज हमें वर्क ढूंढना होता है तो हम बाहर मुल्क जाना चाहते हैं। आज हमें करेंसी एक्सचेंज करनी होती है तो डॉलर पाउंड्स के अंदर करेंसी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब लोगों को मुतासिर करना होता है तो उन्हीं ममालिक की, उन्हीं कल्चर्स की बुराइयां भी करते हैं। हम अपने मुल्क में एक सीधी लाइन नहीं बनाते, लेकिन अमेरिका में सोच नहीं सकते कि किसी को रोक के हमें कहें तुम मुझे जानते हो। यहां एक खातून अगर आ जाए, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खातून अगर आ जाए तो पता नहीं हम मुसलमानियत के कौन से आला ओहदे पे फाइज हो जाते हैं कि जब तक उनसे उनका नाम पता ना पूछ लें हमें चैन ही नहीं आता। मैं इंतहाई माजरत के साथ कह रहा हूं, हमारे मुल्क में ख्वातीन के लिए काम करना जहां बाहिस से फख्र है, वहां इंतहाई दुश्वार भी है। और मैं 2025 की बात कर रहा हूं। हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बहन बेटियों को कुछ ना हो, लेकिन हम इन टर्न वो नहीं करते। याद रखिए, माशरा तमाम लोगों से मिलकर बनता है। खुदा ना करे आप एक गलत काम करेंगे तो याद रखिएगा माशरे के दूसरे लोग भी वही काम कर रहे हैं। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। जी।
पाकिस्तान हमारी जागीर ही हम नहीं समझते बिकॉज वी डोंट ओन इट। हम अपनी जगह को, अपने घर को तो साफ़ रखने की कोशिश करते हैं, और वही डॉक्टर साहब वाली बात और हमारी बहन वाली कि अपने घर का जो कचरा है वो उठा के हम बाहर कर देते हैं। जब हम उस पूरी टेरिटरी को ओन करेंगे तो फिर हम आगे भी सफाई का ख्याल रखेंगे। सो नहीं, लेकिन ये क्या हमने वतीरा बना लिया है कि हर जगह हम लिटरिंग करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं? वजह क्योंकि एक तो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट लाइक जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है या जो स्कूल वाली होती है। एजुकेट करने का मतलब ये होता है, अब आपने बात की कि हम ठेलों से भी खाते हैं, हम कार्ट से भी खाते हैं, हम ये हमारी फ़र्दन सबकी ज़िम्मेदारी है उस कार्ट वाले को भी हम एजुकेट करें कि भाई इससे ये बीमारी हो सकती है, इससे ये चीज़ हो सकती है। डॉक्टर साहब, बेसिकली वो ज़हनी ग़ुलाम कौम है जो इस मुल्क को अपनी नहीं अपने बाप की जागीर समझते हैं, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। अपनी चीज़ आप इस्तेमाल करते हुए ना इंसान को फिर को थोड़ा सा एहसास होता है, या उससे कुछ बुराई करते हुए या लेकिन खराब वालिद करते का हुए। माल, हाँ, हम बाप का माल ऐसे उड़ाते हैं, तो हम वही पाकिस्तान के साथ भी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। सर मैं इस करूँगा कि आप कम से कम फ़र्द अपने तय ये तय करे कि उसे रसूल अकरम अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक चलना है या नहीं चलना है, या सिर्फ दावा करना है मुसलमान होने का। एक बात। दूसरा ये तय कर ले कि वाकई हम पाकिस्तानी हैं और इसको अपना घर समझते हैं, या हम इसे सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि एक हरा पासपोर्ट ले लो और उसके बाद निकल जाओ, डिग्री ले लो, निकल जाओ, बड़े ओहदे ले लो, ग्रेड 22 तक पहुंच जाओ, अपने कुत्तों को भी जो है वो 5 स्टार होटल में खाना खिलवाओ, और फिर जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास और क्लास स्ट्रगल के अंदर बकौल कार्ल मार्क्स के जो हैव और हैव नॉट की जो एक स्ट्रगल है, उसके अंदर पाकिस्तान को पीसते जाओ, आधा वतन कटवा दिया, और अब भी कोई शर्म, एहसास और नदामत नहीं है कि हमने कहाँ पहुँचा दिया। कहीं इस्लाम को हम एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं जमहूरियत को एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं बच्चियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कहीं तालीम के निज़ाम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेरिट नाम की चीज़ मुझे तो कम से कम कागज़ों पर तो नज़र आती है, हक़ाइक़ में कितनी दूर है वो अहले नज़र समझते हैं। तो ये सारा निज़ाम ज़िंदगी उस वक्त होगा कि जब ये बकौल शायर के दुई को छोड़ दे यकरंग हो जा, दुई को छोड़ दे यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। वाह वाह, ये मुनाफिकत है। ये सब जो निज़ाम है, एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाता रहा हूँ जामिया कराची के अंदर, एंड आई डिड माई PhD इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नतीजा हमने लिया है? एक वक्त के अंदर 3 लड़के मेरे बराह रास्त शागिर्द है, मैंने MPS थे, 4 लड़के बैठे हुए थे असेंबलीज में। मैं पूछता था कि तुम लौट कर आते हो, तुम उन इलाकों में जाते हो जिनके घरों के सामने गटर उबल रहे हैं, नालियां बह रही हैं, और सिर्फ वादे करके चले गए, और उसके बाद पलट कर साहिर भाई आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने तो बहुत करीब से देखा है इनको। मैं तो ज़िम्मा इक़्तिदार का इंसान नहीं हूँ, ना ही ऐवान सियासत का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन आप बहैसियत एक मीडिया पर्सन आपने करीब से देखा है इनको। बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये तय करूँ कि मुझे पाकीज़ा रहना है, मुझे अपने उस माशरे के उस हिस्से को जहाँ तक मेरी पहुँच है पाकीज़ा रखना है। और अगर मैं उस्ताद हूँ तो अपने तालिब इल्म बखुदा कैलिफोर्निया में एक हमने हॉल रेंट किया स्कूल का बहुत बड़ा, और मेरी स्पीच थी। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ मैं बड़ा हैरान रह गया कि वो जो स्कूल का प्रिंसिपल है वो डेस्क साफ कर रहा है। यस, ऐसा ही होता है। और मैं गया उसके पास, मैंने कहा तुम कैसे कर रहे हो? तो पता है उसने क्या जवाब दिया? मेरा एक आदमी बीमार हो गया तो मैंने कहा कि ये काम मुझे करना चाहिए। क्या बात है जी सर। इसके लिए यही है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सबसे पहले हम ख़ुद को सुधारने की कोशिश करें। देखें, जब माशरे में ऐसा होगा कि बाप बेटे से ख़ुद कहेगा कि जाओ दरवाज़े पर जाके कह देना कि वालिद साहब घर पे नहीं है, तो बेटा अपने बाप से ही सीख रहा है कि वालिद साहब ने मुझे कहा है कि अगर किसी से ना मिलना हो तो जाके झूठ बोल सकते हैं। अगर माँ बेटे को कहे कि भाई फ़लाँ का फ़ोन आया तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो माँ ख़ुद बेटे को झूठ की तरबियत दे रही है। इसी तरह जब बाप रोड पे निकलता है और इस तरह से गंदगी की रोड पे बेटे के सामने फेंकता है ना, तो बाप खुद बेटे को ये तरबियत दे रहा होता है कि जी ये सारी चीज़ें करना ठीक है। तो जब माशरा बचपन से ही बच्चे बड़ों को ये सब करते हुए देखेंगे ना, तो उन्होंने भी फिर यही सब कुछ करना है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दीन हो, दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम हो, और सबसे पहले हम खुद पर नाफिज करें। जब खुद पर नाफिज होगा ना, तो फिर आने वाली नस्ल के लिए भी बेहतरी होगी।
बशीर बदर साहब का एक मिसरा मुझे बहुत पसंद है, मजाज का शेर है, लेकिन वो मिसरा बड़ा कमाल है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मिसरे को जीते हैं। वो कहते हैं, एक जगह मुझे रास्ते में पड़ा हुआ किसी बदनसीब का खत मिला और उस खत में लिखा था, ये मैं कह रहा हूं कि अपने बुजुर्गों को जो लोग फरामोश कर देते हैं, हमारे साथ मसला पता है क्या? शायद मेरी कमइल्मी है ये, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि ये मसला है। हम दौर में तो आगे बढ़ जाते हैं, उम्रों में पीछे रह जाते हैं। एक वक्त आता है जब माँ बाप और बच्चों की उम्रें बराबर हो जाती हैं। यकीन जानो, एक वक्त आता है तो जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, उन्हें एक कोने में मत रखो। इन लोगों ने इस मुल्क की आबियारी की है, सारा कसूर इनका नहीं है। इनसे रोशनियां लो। जरूरी नहीं कि अब अगर ये चल नहीं पाते या कंप्लीट बात नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पिछली जिंदगी सारी वाइप ऑफ हो गई है। नहीं, उससे लेके जब अपने एक्सपीरियंसेस को मिलाओगे, अपनी इंट्यूशंस को मिलाओगे, तो एक नई दुनिया बसा लोगे। वो कौम जो अपनी हेरिटेज की हिफाजत करती है, और हेरिटेज में आपके बुजुर्ग आते हैं, उनका इल्म। मैं कैसे कह दूं कि मुझे डॉक्टर साहब से ज्यादा पता है? मैं नहीं कह सकता। मैं दुनिया घूम के आ जाऊं, एक बुनियादी बात कभी नहीं हो सकती। वो ये नहीं हो सकती, कभी ये बुनियादी बात नहीं हो सकती कि मैं कहीं भी ये क्लेम करूं कि मुझे डॉक्टर साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, मुझे किसी से भी ज्यादा आता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल है। जब आप इल्म की तलाश में निकलते हैं तो आप याद रखिए, जितनी गहराई में उतरते जाते हैं, आपको एहसास होता जाता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। You don't have anything. हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे, लेकिन मेरे मुल्क को होना है। और याद रखिए, ये ऐसे ही ना हो जैसा अब है। हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका बेटा हूं, आपका बड़ा हूं, आपका छोटा हूं। मैंने 20 साल इस इंडस्ट्री को दिए। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। मैं कौन हूं इससे सरोकार नहीं है, मैं क्या हूं इससे सरोकार नहीं है। आप मुझे अच्छा समझो, बुरा समझो, बुरा समझ लो, तो प्लीज खुदा का वास्ता, अगर कोई कहीं बात अच्छी हो रही है, उसे अपनाने में कोई हर्ज नहीं। उसे अपनी जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर रद्द मत किया करो। इल्म को अगर इस बुनियाद पर रद्द कर दोगे कि ये जो कह रहा है मुझे ये शख्स पसंद नहीं, तो महरूम तो आप ही रहोगे। माफ, और सबसे बड़ी बात ये, जब तुम ये कर दोगे ना, तो तुम माफ करना सीखोगे। एक बार माफी आ गई ना, ये फन आ गया कि आपने माफ और दरगुजर कर देना है, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। छोटी सी एक मिसाल देता हूं, उसके बाद हम कलाम की जानिब चलेंगे। आज से 30 साल बाद मेरा मुल्क हमेशा रहेगा। हम में से कुछ लोग नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे। मैं पता नहीं कहां हूं या नहीं हूं, लेकिन आपको लगता है कि दुनिया में किसी चीज की कमी होगी? लिखवा लो मुझसे, इस पे स्टैंप डाल के दे देता हूं, नहीं होगी। दुनिया और बढ़ेगी, नई चीजें बनेगी, नए लोग आएंगे, नई बात करेंगे, वो अपनी दुनिया बसाएंगे। और समहाउ अगर उस वक्त भी हमारे बुजुर्ग स्ट्रगल करने लगे और ये कहने लगे कि हमें इनकी दुनिया में जगह चाहिए, तो प्रॉब्लम है। जगह ऑटोमेटिकली बनाओ उनकी जिन्होंने तुम्हें सीने से लगाया था। और हो सके तो बगैर किसी रिश्ते के लोगों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि जिस रोज तुम बगैर किसी इज्जत के लोगों की बगैर किसी रिश्ते के इज्जत करना सीख लेते हो, उस दिन इज्जत का एक रिश्ता ऑटोमेटिकली बन जाता है।
मुझसे किसी ने पूछा था मोहब्बत को कौन सा रास्ता जाता है। मोहब्बत को कोई रास्ता नहीं जाता, मोहब्बत खुद एक रास्ता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इश्क और मोहब्बत में एक वाज़ेह फर्क है। कभी कभी इश्क में आपको उसकी भी जरूरत नहीं रहती जिससे आपने इश्क किया, लेकिन मोहब्बत में आपको रेसिप्रोकेशन चाहिए होती है, रेसिप्रोकेशन चाहिए होती है। इश्क पे तो हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर मोहब्बतें कायम रखनी है तो एक दूसरे को रेसिप्रोकेट किया करो, ख्याल रखा करो।